Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज 6 मार्च है और 6 मार्च को मैंने 3 आर्टिकल्स लिए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से जो यूपीएससी मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और तीनों आर्टिकल्स में जो पहला आर्टिकल वो है जीएसटी के बारे में है। जीएसटी के रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल वो है इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स होस्ट कर रहा है 2023 में, और कैसे इंडिया का जो जियो पोलिटिकल प्रोफाइल है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो तीसरा आर्टिकल वो है ब्रेन कंप्यूटर के बारे में। काफ़ी न्यू टर्म है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को लैब में ग्रो किया जा रहा है और कैसे वो रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और जो भी कंटेंट है इससे रिलेटेड, जो भी मैं कंटेंट डिस्कस करूँगा वो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रख सकते हैं अपने फर्दर रिवीजन और रेफरेंस के लिए। फाइन। और जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में उसका नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, यूपीएससी करंट अफेयर्स। यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लें, इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। इस चैनल पे डेली एक और कंटेंट आपको मिलेगा, कट द क्रैप। कट द क्रैप में क्या है कि एक करंट अफेयर का आर्टिकल को कंप्लीट डिस्कस 360 डिग्री एनालिसिस करके इसको आपको हैंड रिटन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और इसमें टू द पॉइंट और काफ़ी सिनॉप्टिकल फॉर्म में कंटेंट होता है, कोई भी अननेसेसरी पॉइंट्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और डेली डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको एंड में डिस्कस करूंगा। और आज का पीवाईक्यू जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो जीएसटी से रिलेटेड यूपीएससी ने प्री 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। 1 cereal grains hulled, 2 chicken eggs cooked, 3 fish processed and canned, 4 newspapers containing advertising material. Which of the following items are exempted under GST? ऑप्शंस आपके पास A 1 only, B 2 and 3, C 1 2 and 4, D 1 2 3 and 4, that is all। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। जो पहला आर्टिकल है अगेन वो जीएसटी से ही रिलेटेड है, और इसी आर्टिकल पे बेस्ड मैंने पीवाईक्यू पूछा था आपसे। न्यूज़ ये है कि फरवरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इनफैक्ट पहली बार नहीं हुआ है, अप्रैल में, लास्ट ईयर अप्रैल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था, और उस समय का कलेक्शन था ओवर 1.67 लाख करोड़। लेकिन फरवरी में एक सिग्निफिकेंट मंथ था वो भी, क्योंकि यहाँ इस समय भी 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फरवरी का कलेक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि फरवरी का मंथ अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, मार्च लास्ट मंथ है, तो कहीं ना कहीं एक लंबा पैटर्न दिखा रहा है कि कैसे हमारा रेवेन्यू अब मोस्टली 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहने वाला है, ठीक है। पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये था, पहले 3-4 साल पहले, कि इसको 1 लाख करोड़ से ऊपर लाना एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंसिस्टेंटली 1 लाख करोड़ से ऊपर रहे। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि साल में 4-5 इतने महीने हो रहे हैं जबकि जो रेवेन्यू है, जो कलेक्शन है जीएसटी का, वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रह रहा है। कुछ और ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में आपको बता दूं। पहला पॉइंट ये है कि ये 12th सक्सेसिव मंथ ऐसा रहा है जबकि जीएसटी जो है 1.4 लाख करोड़ से ऊपर रही है। मतलब कि 1.4 से ऊपर हमारा एवरेज जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, और अब ये 1.5 से भी ऊपर जल्दी होने वाला है। तो जो अभी देखें, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 रहा है, उसमें जो एवरेज मंथली कलेक्शन है 1.5 लाख करोड़ रहा है, और ये इससे कितना ये ज़्यादा है देखें आप। जो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर था, उस समय जो एवरेज मंथली कलेक्शन था वो 1.23 लाख करोड़ था। फाइन। और कुछ मंथ्स ऐसे रहे हैं जबकि सबसे ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है, पर्टिकुलरली कोई भी जब क्वार्टर एंड हुआ है पिछले साल में, तो जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें लोग अपना कलेक्शंस फाइल करते हैं, तो
उसमें जो उन मंथ्स में सबसे ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है, पर्टिकुलरली अप्रैल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, फिर अक्टूबर, जनवरी, जैसे कि अक्टूबर टू जैन जो एक क्वार्टर होता है, उसके बाद जनवरी में सबसे ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिला उन 4 महीनों में। फाइन। तो जो गवर्नमेंट का क्लेम ये था कि कुछ पॉलिसी चेंजेस सब्सटेंशियल हुए हैं, उसके चलते हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही होता हुआ क्लेम दिख रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन, वो भी बढ़ रहा है एज क्लेम्ड बाई द गवर्नमेंट। फाइन। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं क्योंकि देखें हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट घट रहा है पर्टिकुलरली दिसंबर से। तो इम्पोर्ट का घटने का मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं कूल होता हुआ दिख रहा है। अब उससे क्या होगा कि देखें, जो जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और फिर आईजीएसटी। आईजीएसटी में जो इम्पोर्ट्स होते हैं उन पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये भी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो आईजीएसटी का कलेक्शन है वो कम होता हुआ दिख रहा है, और कम होगा क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारे घट रहे हैं। इम्पोर्ट्स क्यों घट रहे हैं? डोमेस्टिक डिमांड घट रही है। ठीक है। दूसरा एक चैलेंज ये है कि जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स में जीएसटी के कलेक्शन में शार्प वेरिएशंस हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स का कलेक्शन ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स का कलेक्शन कम है। जैसे कि जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, लाइक आपका महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुए, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स लाइक यूपी, इनका भी कलेक्शन अच्छा है। लेकिन और जो स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल हुए, उड़ीसा हुए, इनके यहाँ जीएसटी कलेक्शन काफ़ी कम है। तो इंटर स्टेट वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और देखें, जो जीएसटी रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है, बजट में गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट किया है कि जीएसटी रेवेन्यू किस रेट से बढ़ेगा, तो जो बजट 23-24 के लिए फोरकास्ट है वो है, एस्टिमेशन है वो है 12% के रेट से ग्रो करेगा। जबकि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 था उसमें ये 22% के रेट से बढ़ा था। काफ़ी मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन्स के बाद इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, उसकी वजह से ये जो हमें साफ स्पाइक देखने को मिला था 22% का, ये ऑब्जर्व किया गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इसमें हमें जो ग्रोथ है, जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ है, वो कम देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास टीटी होगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो भी कम होने वाला है। फाइन। तो ये तो बात थी जीएसटी कलेक्शन की पिछले साल में, और अगले साल क्या फोरकास्ट रहने वाला है। अभी आपको मैं ब्रीफली जीएसटी के बारे में बता दूं। जीएसटी बेसिकली है क्या? हम अब तक तो हम लोगों ने बात की कलेक्शंस पैटर्न की, क्यों जीएसटी कलेक्शन अब कम होने वाला है ड्यू टू रिड्यूस्ड डोमेस्टिक डिमांड, है ना। और जो ग्लोबल रिसेशन हो रहा है, ग्लोबल रिसेशन के चलते भी हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो कम होगा। जीएसटी बेसिकली है क्या? देखें, जीएसटी को बेसिकली कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। कि देश भर में सिर्फ जो ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एक ही रेट पे लगे। हालांकि एक रेट नहीं है, 4 रेट्स हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी इसको इजी टर्म में बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था कि तमिलनाडु में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो यूपी में आके बिक रहा है, तो बीच में कई जगह टैक्सेस लगते थे, जो बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। अब क्या है कि सभी जगहों से हटा के इसको डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया गया है कि अगर यूपी में कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो एक टैक्स वही दे रहा है। पहले क्या था कि हर जगह टैक्सेस बढ़ते जाते थे और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे। अगर तमिलनाडु में 10% लगा तो बीच में किसी ने 10% लगाया, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर तो लगा ही, इस 10% के ऊपर भी टैक्स 10% लगा। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्सेस का, उससे क्या होता था कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आता था वो काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था। तो जैसे ही जीएसटी लगा और वैल्यू एडेड टैक्स को हटा के एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया गया इसको, जैसे ही उसी टाइम जो प्रोडक्ट्स का जो रेट था वो कम हो गया। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना भी ईजी हो गया, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इवेंचुअली चाहे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट था, चाहे भी जीएसटी है, टैक्सेस सारे कस्टमर्स को ही पे करते हैं। ठीक है। तो अब फ़ायदा ये हो गया कि काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो गया है ये। तो इसको भी बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। हमेशा ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ही टैक्स ये लगता है। अगर यहाँ से कोई गुड प्रोड्यूस होकर एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं।
तो जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना भी जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया वो था 101वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो इसके फीचर्स है जैसे हमने डिस्कस किया कि इट इज अप्लीकेबल ऑन द सप्लाई साइड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसमें डुअल जीएसटी होता है, बेसिकली सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एक आईजीएसटी भी लगता है जो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है। दूसरा एक और इसमें पॉइंट ये है कि जीएसटी काउंसिल है। देखें जो रेट्स हैं, जो टैक्स, तमाम तरह के जो गुड्स हैं, गुड्स का एक लिस्ट है और सभी गुड्स को डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया और सबके ऊपर एक स्पेसिफिक टैक्स लगाया गया है। तो जो अभी टैक्सेस लगते हैं वो 5% के रेट से लगेंगे या फिर 12% और 18% और 28%। जो लग्जरी आइटम्स हैं वो 28% कैटेगरी में आते हैं। जो इसेंशियल आइटम्स है या तो उन पे 0% जीएसटी है या फिर 5% जीएसटी है और बाकी सारे आइटम बीच में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका एक फीचर ये भी है कि मल्टीपल रेट्स हैं। यही इसका क्रिटिसिज्म भी है, डिमांड ये है कि जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है कि सिर्फ एक टैक्स रहे। कुछ लोगों का कहना ये है कि 5% 28 से 18 हटा के सिर्फ 12% टैक्स ही लगाया जाए, लेकिन इंडिया के लिए जो ज़्यादा सुटेबल है कि 2 रेट रहे, लेट से कि 5 और 15। ठीक है, तो जो मल्टीपल रेट्स इसका एक फीचर है वो इसका क्रिटिसिज्म भी है। इसका क्रिटिसिज्म ये भी है कि कई सारे जो एसेंशियल आइटम्स उन पे भी 5% टैक्स लगता है। एसेंशियल आइटम्स किसके लिए? गरीबों के लिए। ठीक है, तो ये जब जीएसटी आया तो जो वैल्यू एडेड टैक्स था, जो इनडायरेक्ट टैक्स था, उसको रिफॉर्म किया गया और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाया गया। अब इसने क्या क्या चेंजेस लाए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में? पहली बात तो ये है कि कॉमन नेशनल मार्केट हो गया। पहले फ्रेगमेंटेड था, सभी स्टेट्स अपने रेट से टैक्स लगाते थे, लेकिन जब कॉमन नेशनल मार्केट बना है तो एक रेट अक्रॉस द कंट्री लगा। इट डजेंट मैटर कि कोई प्रोडक्ट तमिलनाडु में है या फिर यूपी में बिक रहा है, सभी जगह एक ही रेट लगेगा। ठीक है, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था वो अब नहीं रह गया है, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा एंड दैट इज ऑन द डेस्टिनेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन, लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए जब से जीएसटी लगा है, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ तो इवेंचुअली जो मार्केट प्राइसेस थे प्रोडक्ट्स के वो भी कम हुए। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट प्राइसेस कम होंगे तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा और कम्पिटिटिव हो जाएंगे। कम्पिटिटिव इंडियन मार्केट में भी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा कम्पीट कर पाएंगे। मोर ओवर एक्सपोर्ट मार्केट में कहीं अफ्रीका, यूरोप में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, वहाँ भी ज़्यादा उनको एक कम्पिटिटिव एज मिलेगा। ठीक है, तो ये थी बेनिफिट्स जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाने के। फाइन, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर डिप्लोमेटिक सन। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि इंडिया इज ऑन जियोपॉलिटिकल हाई। इंडिया इज ऑन जियोपॉलिटिकल हाई का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे कि इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ गया है ना। तो इंडिया का ऑफ कोर्स इकोनॉमिक पावर हाउस तो बनता जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपी टर्म्स की अगर हम बात करें तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो वो तो खैर चीज़ें हैं ही, लेकिन जो क्रिटिकल 2 डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द ईयर 2023 में वो ये है कि इंडिया हैज़ G20 प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2023। मोर ओवर तो इंडिया में सारे G20 की मीटिंग्स होने वाले हैं। अभी फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और इंडिया 2023 में ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी होस्ट करने वाला है। ठीक है, और जैसे जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे G20 की मीटिंग में, तो उसी की साइडलाइंस पे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई। तो इंडिया का जो रेपुटेशन है, जो स्टेचर है, और उसको सडन स्पाइक मिला है। ठीक है, एटलीस्ट 2023 के लिए तो इंडिया काफ़ी क्रिटिकल हो ही गया है दुनिया भर के लिए। ठीक है, तो चाहे इकोनॉमिक फोरा हो जैसे कि G20 है, कि वो उसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो ग्लोबल इकोनॉमी में उसको हैंडल करना, तो वहाँ पे तो है ही। जो क्वाड मिनिस्टर्स हैं, एक सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिनका ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो वहाँ पे भी इंडिया का स्टेचर काफ़ी बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का ओवरऑल स्टेचर बढ़ गया। पहली बात तो इसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखिए इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, राइट फ्रॉम पंडित नेहरू टू और AB वाजपेयी, सभी ने ये एस्पायर किया है कि इंडिया दुनिया के एक वर्ल्ड लीडर बन के निकले।
और यही रीज़न था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी शुरू किया गया कि कहीं ना कहीं इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, वो बन के उभरा उस समय। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो या फिर तमाम तरह के जो पॉलिसी इनिशिएटिव शुरू किए गए, उसमें कहीं ना कहीं एक ग्लोबल तौर पे एक बड़े लीडर बन के उभरने का या फिर काफ़ी सारे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनको लीड करना, तो ये एक ऑब्जेक्टिव इंडिया का हमेशा रहा है। दूसरी बात ये है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया एक इकोनॉमिक माइट भी उभर के निकला है, और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है तो मिलिट्री भी स्ट्रांग हुई है। तीसरा रीज़न ये है कि एग्रेसिव चाइना, जिस तरह से चाइना का राइज हो रहा है, एग्रेसिवली राइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो स्टेब्लिश लिबरल ऑर्डर है उसको थ्रेट है। और चाहे नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हों या फिर एग्रेसिव बिहेवियर हो या फिर जो लिबरल ऑर्डर है उसके लिए थ्रेट हो, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए चाइना को बैलेंस करने के लिए दुनिया किसके पास आ रही है? इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया चाइना का एक क्रिटिकल नेबर है और इंडिया के पास सारे वो पोटेंशियल हैं कि चाइना को काउंटर कर सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया कभी नहीं चाहेगा चाइना के साथ कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन इकोनॉमिक पावर हाउस, मिलिट्री माइट या फिर रीजनल इन्फ्लुएंस की बात हो, वहाँ पे इंडिया चाइना को मैच कर सकता है। ठीक है, इसको देखते हुए इंडिया का जो स्टेचर है और रेपुटेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अभी। अब देखें इंडिया ने कैसे स्किलफुली अपने स्टैंड को, अपने इन सारे एडवांटेजेस को कैसे यूज़ किया है कि कभी भी दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इंडिया कभी किसी का स्टैंड अभी तक नहीं लिया है आउटराइट। ठीक है, तो जो इंडियन डिप्लोमेटिक थिंकिंग है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके अपने स्टेचर को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जो एस जयशंकर हैं इन्होंने अपने एक बुक लिखा, काफ़ी अच्छी बुक है द इंडिया वे, कभी आपको टाइम मिले तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। उसमें इन्होंने ये कहा है कि एडवांसिंग नेशनल इंटरेस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शंस। तो चाहे वेस्ट वर्सेस चाइना की बात हो, चाहे नाटो वर्सेस रशिया की बात हो, यूक्रेन क्राइसिस में अगर आप देख लें अभी क्या चल रहा है, तो यूक्रेन क्राइसिस में ही इंडिया ने यूक्रेन यानी वेस्ट और रशिया का किसी का खुल के स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है, जो भी बेनिफिट से उसको एक्सप्लॉइट किया है और एक न्यूट्रल स्टैंड भी रखा है कि कभी कुछ रेजोल्यूशन करना हो, नेगोशिएशंस करना हो तो इंडिया वहाँ पे एक रोल अपना, एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह अपना रोल एक निभा सके। ठीक है, तो जो ग्लोबल जियो पोलिटिकल फॉल्ट लाइन्स है जैसे कि वेस्ट और चाइना के बीच में है, और वेस्ट अब नहीं चाहता कि वेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग बेस अब चाइना रहे, तो वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग हटेगा वो इंडिया में आएगा, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी जाएगा लेकिन इंडिया में भी आएगा। तो इन सब चीज़ों का इंडिया एक फ़ायदा उठाना चाहता है। तो देखें कि आप कुछ अभी देखें कि जैसे क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है, ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हैं। 2023 में ही इंडिया वेस्ट लेड जो G20 है उसको भी होस्ट कर रहा है, और चाइना सेंटर जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी चेयर कर रहा है इंडिया 2023 में। मतलब कि जो वेस्ट वर्सेस चाइना का जो पूरा नैरेटिव है, तो वेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उसको भी होस्ट इंडिया कर रहा है, और चाइना सेंटर्ड भी प्लेटफॉर्म है उसको भी इंडिया होस्ट कर रहा है। और इंडिया ने जो एक वर्चुअल समिट भी ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल साउथ के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल साउथ के लिए भी इंडिया एक लीडर उभर के निकले। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया ने यूक्रेन वॉर में कोई स्टैंड नहीं लिया, तो जो दोनों पार्टीज़ हैं, चाहे वेस्ट हो चाहे रशिया हो, दोनों ही इंडिया से उतनी नाराज़ तो नहीं है। वेस्ट थोड़ा सा नाराज़ है कि इंडिया ने सैंक्शंस वगैरह को ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल इंडिया का जो अपना स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर दिया था पहले ही कि हम किसी का स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। फाइन, तो एक ये भी है कि अगर कोई न्यूट्रल रहता है तो वो अगर फर्दर नेगोशिएशंस होंगे तो समय वो क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। दूसरी बात ये है कि देखें इंडिया क्वाड का एक क्रिटिकल मेंबर है। क्वाड बेसिकली एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मली नहीं है, लेकिन इसका जो पर्पस है, जिस तरह से कंट्रीज आई हैं जो जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन तीनों को ही जो है चाइना को काउंटर करना एक ऑब्जेक्टिव हो गया है। अगर इनका आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो वहाँ पे चाइना एक फॉरमोस्ट क्या कह सकते हैं एडवर्सरी है उसमें, तो कहीं ना कहीं क्वाड का ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना। दूसरी बात यह है कि चाइना जिन प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि ब्रिक्स हुआ, SCO, वहाँ पे इंडिया भी है। ठीक है, तो इंडिया एक बैलेंस्ड करके अपना चलना चाह रहा है कि दोनों साइड्स के जो अच्छी चीज़ें हैं उसका बेनिफिट हमें मिले और कोई भी साइड एलिनेट ना हो। ठीक है, तो ये बात रही उसकी। लेकिन अब बात ये है कि अगर इंडिया दोनों साइड्स अपने बना के चलना चाह रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो
ग्लोबल हाई टेबल है, ठीक है, वहाँ पे अपने लिए जगह बनाना। ग्लोबल हाई टेबल क्या हो सकता है? सबसे बड़ा हाई टेबल यूएनएससी, ठीक है। दुनिया में जो भी सिक्योरिटी, दुनिया के लिए जो भी बड़े सिक्योरिटी डिसीजंस लिए जाते हैं वो यूएनएससी प्लेटफॉर्म से लिए जाते हैं। हालांकि जो उससे सबसे मेजर डिसीजंस हुए हैं वो यूएनएससी को बाईपास करके किया गया है, बट स्टिल यूएनएससी इज स्टिल द हाईएस्ट जियोपॉलिटिकल टेबल इन द वर्ल्ड। फिर तो ये बात सिक्योरिटी की। फिर अगर हम बात करें G20 का, G20 का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखें दुनिया के चाहे वो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड हो या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो ग्लोबल इकोनॉमी को है उसको लेके जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो G20 के प्लेटफॉर्म पे ही होते हैं। हालांकि G20 के प्लेटफॉर्म पे और भी अलग अलग पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, बट स्टिल G20 का जो मेजर ऑब्जेक्टिव वो है इकोनॉमिक डिसीजंस लेना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया ने अपने लिए अपना जगह बना लिया है G20 पे। तो इंडिया अब कहीं ना कहीं यूएनएससी को क्रिटिसाइज कर रहा है और G20 को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि G20 को ये बेटर होगा कि अगर G20 अल्टरनेटिव हो जाए यूएनएससी का। क्योंकि अगर आप देखें कि यूएससी में एक नैरो रिप्रेजेंटेशन है जबकि G20 का एक वाइड रिप्रेजेंटेशन है। कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई अथॉरिटेरियन कंट्री है, कोई मोनार्की है, कोई सेमी डेमोक्रेटिक है, सभी कंट्रीज यहाँ पे हैं, ठीक है। बट यूएनएससी में एक उसका नैरो मेंबरशिप है और कहीं ना कहीं इंडिया ने के लगातार प्रयास के बावजूद भी यूएनएससी के रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो क्यों ना इंडिया G20 को ही अच्छे से यूटिलाइज करे, G20 को ही प्रमोट करे, ठीक है। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि डिसफंक्शनलिटी ऑफ द यूएनएससी की वजह से यूटिलिटी ऑफ मोर इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल फोरम सच एज G20, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बन के निकलना, क्योंकि इंडिया समझ गया है कि ग्लोबल साउथ एक बड़ी संख्या है और एक दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन एनी यूएनजीए में अगर कुछ भी बातें होती हैं तो वहाँ पे ग्लोबल साउथ का अगर सपोर्ट रहे तो वहाँ पे चीज़ों को इजी से पास कराया जा सकता है। या फिर ये कहें कि जिस तरह से चाइना भी ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाह रहा है, क्लेम करता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्लोबल हाई टेबल पर अपनी जगह बनाना और ग्लोबल साउथ का लीडर बन के निकलना। जब भी ग्लोबल साउथ की बात होती है तो हम बात करते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, अफ्रीकन कंट्रीज़ की पर्टिकुलरली, और एशियन कंट्रीज़ का पर्टिकुलरली जो कॉलोनीज रही हैं पहले, ठीक है, उनकी बात होती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। देखिए इंडिया ने क्या समझ लिया इस बात को कि अगर आप कहीं भी जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्टेस्टेशन है, अगर आप किसी के साइड में हो जा रहे हैं तो यू विल बी फॉरगेटन। कहा जाता है कि फॉल इन लाइन एंड यू विल बी फॉरगॉटन। तो अगर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया वेस्ट का साइड ले लेता तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो वैल्यू है, जो इंस्ट्रूमेंटलिटी, वो कम हो जाता, घट जाता या फिर ख़त्म हो जाता। इंडिया ने अपना एक ऑटोनोमस स्टैंड लिया है कि इंडिया विल टेक साइड ऑफ इट्स ओन, ठीक है, ऑफ इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो हम न रशिया का साइड लेंगे न वेस्ट का साइड लेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी क्रिटिकल है दोनों लोगों के लिए। सब कोई चाहता है कि कोई यूएनजी में रेजोल्यूशन पास हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इंडिया का क्या वहाँ पे स्टैंड है, सब कोई नोटिस करता है। अगर इंडिया किसी का साइड ले लेता है फिर कोई नोटिस नहीं करता है इंडिया को, फाइन। तो इंडिया ने काफ़ी समझदारी से यहाँ पे काम लिया है। लेकिन अब बात यह है कि इंडिया के जो जियो पोलिटिकल एम्बिशंस हैं उसके से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए अगर इंडिया के पास G20 और SCO का चेयर है अभी तो वो ख़त्म भी हो जाएगा इसी साल में। और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडरशिप एक्वायर कर पाए, कि ग्लोबल साउथ को कभी लीड करे, ऐसा चाइना कभी नहीं चाहेगा। तो तमाम तरह के चाइना के पास ट्रिक्स हैं, तरीके हैं कंट्रीज़ को अपने फेवर में लाने के लिए, पर्टिकुलरली जिसको बोला जाता है डेट डिप्लोमेसी, ठीक है। तो काफ़ी एग्रेसिव डेट डिप्लोमेसी चाइना करता है। उसकी वजह से किसी को डेट देना, उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेना, फिर वहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उसको इन्फ्लुएंस करना, ये चाइना का एक यूएसपी है, ठीक है। ये एक चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है क्या कर रहा है कि वेस्ट और ईस्ट इन दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के चलते आपके जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन हो इतने डीप ना हो पाएँ, और कल को अगर इंडिया का कन्फ्लिक्ट होता है लेट से चाइना के साथ, तो आपके साथ कोई खुल के खड़ा ना हो, ठीक है। तो जैसे इंडिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल स्टैंड लिया, वैसे वेस्ट भी अगर चाइना के साथ कुछ होगा तो न्यूट्रल स्टैंड लेगा। तो ये जो है डायलेमा रहता है कि अगर आप न्यूट्रल रह रहे हैं जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पे, तो आपके साथ भी कल कुछ होगा तो बाकी सारी कंट्रीज न्यूट्रल हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जिस तरह से G20 को लेके एग्रेसिव हुआ है डोमेस्टिक ऑडियंस को, जो डोमेस्टिक वोटर्स उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना, तो तमाम तरह का जो गवर्नमेंट ने मीडिया का इस्तेमाल करके G20 को पॉपुलराइज किया है इंडिया ने, तो
कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो G20 से लेकर इंडिया पॉपुलराइज कर रहा है तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए, और एक बार अगर लेट्स से कि 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर एक बार इलेक्शंस हो गए तो हो सकता है कि ये जो फीवर है वो कम हो जाए, तो जो रियल ऑब्जेक्टिव है जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना ना हो, सिर्फ ये हो कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल एड्स को अचीव करना हो, तो ये भी एक इशू है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। हाँ, इंडिया हैज़ अराइव्ड ऑन द जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, और हमारे मोमेंटम को हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास मिलिट्री माइट होना चाहिए, इकोनॉमिक माइट होना चाहिए, और उसके लिए हमें एक डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है वो कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा कि यहाँ पे सोशल कोहेशन और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हों, जिससे कि हमारी कंट्री डेवलप्ड होके निकले। डेवलप्ड आप रहेंगे तभी बाकी कंट्रीज आपके वैल्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फाइन, ये बात थी। जो तीसरा आर्टिकल है वो है बायो कंप्यूटर्स के बारे में। देखें, जब से साइंस, मेडिकल साइंस ह्यूमन हेल्थ पे काम कर रहा है, तब से एक चैलेंज ये रहा है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है उसको डिकोड करना। ठीक है, तो अभी तक क्या होता रहा है कि अभी तक जो रैट्स हैं, रैट्स के ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता किया जाता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे रेस्पॉन्ड करता है, फिर कैसे काम करता है ना। तो कॉग्निशन, लर्निंग, तमाम चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो रैट के ब्रेन पे सब सारा एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन अब क्या करने की कोशिश की जा रही है कि लैब में टिश्यू कल्चर का आप नाम सुना होगा कि जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं उसको ग्रो किया जाता है बेसिकली स्टेम सेल का यूज़ करके। स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि स्टेम सेल्स में जो ओरिजिनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मेमोरी होती है, तो स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके रियल ऑर्गन्स ग्रो कर दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी का हाथ कट गया है तो हाथ के या बाजू के किसी हिस्से में सेल्स होती हैं, वो इनको ठीक से यूज़ किया जाए तो नया आर्म ग्रो किया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है कि लैब में टिश्यू कल्चर करके ह्यूमन ब्रेन को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ह्यूमन ब्रेन को ग्रो करके इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, ये कैसे इंसान एक्वायर करता है, और क्या इसमें माल फंक्शंस होते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं लाइक अल्जाइमर। ठीक है, चाहे डिप्रेशन में कोई चला जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं न्यूरॉन्स में, इनको ऑब्जर्व करना ये ऑब्जेक्टिव रहा है। तो एक यूनिवर्सिटी है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक एरिया ऑफ रिसर्च नया लाया है जिसका जो एरिया है वो है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, मीन्स कि ऑर्गन्स के इंटेलिजेंस को समझना। तो उसमें है क्या कि बायो कंप्यूटर की बात की गई है। बायो कंप्यूटर क्या है? ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन लैब आर कपल्ड विथ रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए इसमें है क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ह्यूमन कॉग्निशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझना। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा, कैसे बनेगा। तो जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स है ये एक मिनी ब्रेन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो टिश्यू 3D कल्चर्स ऑफ ब्रेन टिश्यू, इसको बेसिकली टिश्यू कल्चर करके एक ब्रेन डेवलप किया जाएगा, ह्यूमन ब्रेन। हालांकि अभी ये बहुत छोटा डेवलप हुआ है, 1 mm का ही डेवलप किया गया है अभी तक तो, लेकिन इसको बड़ा जब ये प्रॉपर ह्यूमन ब्रेन की तरह ग्रो करेगा तब जाके इसकी प्रॉपर फंक्शन समझ में आ पाएगी। यूज़ किस चीज़ का किया गया है? स्टेम सेल्स का। अब देखें होता क्या है कि ब्रेन तो बन गया, ठीक है, स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके, टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके ब्रेन तो बन गया, लेकिन ये जो ब्रेन डेवलप होता है तमाम तरह के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे इनपुट जाता है, लाइक आई, हम कुछ देखते हैं और ब्रेन में उसकी मेमोरी रह जाती है। स्मेल, हम कुछ सूंघते हैं, उस ब्रेन में उसकी मेमोरी रह जाती है। तो ये है कि इन सेंसरी ऑर्गन्स का इनपुट कैसे इस ब्रेन को दिया जाएगा, ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो रैट्स पे टेस्ट किया जाता है तो रैट्स के ब्रेन में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, लेकिन इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, ये एक चैलेंज है। फाइन, और फिर इसमें ऐसा किया गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको जो ये ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस है, ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड है, इसको प्लेस किया गया है रैट के अंदर। मतलब कि जो रैट होता है उसमें एक ये जो टिश्यू कल्चर ग्रो किया गया है उसको रैट में डाल दिया गया है। उसमें क्या हुआ कि जो ब्लड सर्कुलेशन तो उसको मिल गया, तो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था आपसे कि जो ब्रेन इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, तो इसी को उठा के रैट में डाल दिया गया है, तो ब्लड सर्कुलेशन तो इसको मिल गया। अब बात ये आती है कि बाकी सारे जो इनपुट्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे। अब देखें उसमें होगा क्या कि अगर रैट में इस ऑर्गेनेल को डाला गया है, तो अब रैट के अगर आँख पे अगर टॉर्च जलाया जाए, लाइट जाए, तो आँख उस
आई से जो लाइट्स रिसीव कर रहा है उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में वो फायर हो रहे हैं। इट मीन्स कि इट इज़ फंक्शनली एक्टिव। तो लैब में ग्रो करके रैट के ब्रेन में रखा जा रहा है इसको, तो वो फंक्शनली एक्टिव तो है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल इश्यूज तो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि देखें, सारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या फिर कुछ इश्यूज हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए चाहिए आपको ड्रग, ठीक है। तो ये ड्रग ह्यूमन ब्रेन पे कैसे काम करता है, ये एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि रैट पे ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो रैट्स पे प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है। और यही रीज़न भी है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेडिकल कम्युनिटी के लिए, कैसे ह्यूमन के ऊपर जो ड्रग्स का इफेक्ट है उसको प्रॉपर स्टडी किया जा सके। रैट्स पे जो स्टडी होता है वो भी क्या कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो चैलेंज ये है कि वी नीड टू एड्रेस द लिमिटेशंस ऑफ लैब ग्रोन ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप ए मोर ह्यूमन रिलेवेंट सिस्टम। तो ड्रग्स वगैरह का साइड इफेक्ट को पढ़ने के लिए, इफेक्ट को पढ़ने के लिए जो ह्यूमन के लिए कितना रेलेवेंट सिस्टम है उसको इवॉल्व किया जाए। फाइन। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो GHUs के रिसर्चर्स हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, इन्होंने क्या किया है कि ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड इसको कंबाइन किया गया है मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड्स के साथ। तो बेसिकली ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स लगा के जो भी इसके पैटर्न है न्यूरॉन्स के फायर करने का उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है कि जो रैट पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे वहाँ पे जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम किया जा सके, ठीक है। इसमें अब होगा क्या कि जो हेल्दी ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है, किस तरह के इनपुट देने पे, किस तरह का ड्रग देने पे, और जो एक तो इसमें एक हेल्दी ब्रेन को डेवलप किया जाएगा, दूसरा एक ये है कि जो डिजनरेटिव ब्रेन से, लाइक किसी को अल्जाइमर हुआ है, किसी को कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए हैं, वैसे भी इसमें जो ब्रेन है वो डेवलप किए जाएंगे। तो इन दोनों ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं अलग अलग तरह के, उनको स्टडी करके जो डिफरेंस है उसको एनालाइज करके एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, या फिर कैसे कि ब्रेन के फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप किए जाएंगी। फाइन। तो ये बात थी बायो कंप्यूटर। बायो कंप्यूटर काफ़ी क्रिटिकल ये कीवर्ड है, ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम में भी आ सकता है और मेंस एग्जाम में भी आ सकता है। फाइन। तो इसको आप देख लें, रिवाइज कर लें। अब मैं PYQ आपको डिस्कस कर लेता हूँ। PYQ क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स पे किन आइटम्स पे GST से, कौन आइटम GST से एग्जेम्प्टेड हैं? पहला है सीरियल ग्रेन्स हल्ड, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है, ये ठीक है। चिकन एग्स कुक्ड, ये भी एग्जेम्प्टेड है। फिश प्रोसेस्ड केन, नहीं, इस पे GST लगता है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, ये भी न्यूज़पेपर्स भी एग्जेम्प्टेड हैं GST से, बट जो ऐड होता है ना, ऐड, इस पे 5% का GST लगता है। तो न्यूज़पेपर का जो अपना रिटर्न जो टर्नओवर उस पर नहीं लगेगा, लेकिन कोई न्यूज़पेपर कोई ऐड पब्लिश करता है तो उस पर 5% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 ये तीनों आइटम्स जो एग्जेम्प्टेड है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C, 1, 2 एंड 4 ओनली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।